हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका दिन अच्छा जाए और ऐसी उम्मीद करते हैं। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। आज 27 अक्टूबर है और भाई आई होप सब लोग इंडिया में भैया दूज मना चुके होंगे, तो बिलेटेड दिवाली और भैया दूज की सभी को मुबारकबाद। फिलहाल जो है एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं एक ऐसा वीडियो रिप्रेजेंट करूँ आपके सामने जो कुछ आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो और हम सभी के लिए हो। ख़ास तौर से मैं 3 बातों पर सोचता हूँ कि इस पर प्रकाश डालूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की बात होती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट और यानी उसको हम लोग कहते हैं बेरोज़गारी। ठीक है जी। सरकारी डेटा के हिसाब से ही मान लिया जाए तो अगस्त अगस्त एंड सितंबर के महीने में वो बेरोज़गारी दर जो है 9.8 रेपो की रेट से जो है वो वृद्धि हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है पिछले 10 सालों में। और दूसरी चीज़ जो है वो है महंगाई। ये दो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी और आम जनता की निगाह में भी। आम तौर पे क्या होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में कोरोना काल के बाद जो है हर देश इसमें एक तरीके से जूझ रहा है और इसका सॉल्वेशन निकालने की कोशिश करता है कि कैसे इसका सॉल्व किया जाए। बड़े बड़े दिग्गज इसमें बड़े बड़े इकोनॉमिक्स शास्त्र और जितने भी हैं वो इस पर काम करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारी इसमें अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाती। कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं जहाँ पर कामयाबी मिल जाती है, एनजीओ के थ्रू है या प्राइवेट और भी संस्थान हैं, वो इसमें कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं कि इन चीज़ों में गिरावट आ सके, लेकिन पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए हैं आज तक। तो क्या वजह है कि हम बेरोज़गार हो जाते हैं और बेरोज़गारी जब बढ़ जाती है तो फिर उस पे फिर हम उस पर सोच करके एक ठोस कदम नहीं उठा पाते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो उसके लिए हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। ज़्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक पार्टियाँ इसकी ज़िम्मेदार होती हैं। ठीक है, राजनीतिक ज़िम्मेदारी, तो हम उनको कटघरे में लाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है इलिटेशन, अशिक्षा, शिक्षा की कमी। इलिटेशन, शिक्षा की कमी, ये ज़िम्मेदार ठहराते हैं। बड़े बड़े विद्वान ये मानते हैं कि अगर शिक्षा होगा तो शिक्षा अगर जितनी ज़्यादा होगी तो हमारी घटेगी बेरोज़गारी दर घटेगी। और तीसरी चीज़ मानते हैं कि सामरिक समानता हो, यानी कि अमीर अमीर ना हो। अमीर जो ज़्यादा अमीर हो गए हैं उनमें से उनके ऊपर इतना उसका जो वो हो, उसको हम बैलेंस करके गरीबों में भी हम ऐसी स्कीम, ऐसी योजना डालें कि उनको भी समान शिक्षा और
जो है रोज़गार मिल सके। तो एक एक जो जो तरीका है कि पहला हम आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी देश में काम करती हैं और इसी पर उनकी दुकान चलती है। इस तरह कह लीजिए कि उनका पूरा सिस्टम ही इसी पर आधारित होता है, इसी पर वो नॉमिनेट होके आती हैं, लेकिन वो इस पर असफल हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है, उनकी मोनोपोली जो होती है वो ये होता है कि हम बेरोज़गारी को घटने नहीं देंगे। अगर बेरोज़गारी घट जाएगी, ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के माइंड में होता है कि अगर बेरोज़गारी घट गई तो फिर हमारे पास मुद्दा क्या रहेगा। तो उनके जो सलाहकार होते हैं वो उसको जानते हुए भी वो चीज़ नहीं देते हैं, वो राय नहीं देते कि आप इस पर काम करेंगे तो फिर आपके पास मुद्दा क्या रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो किसी भी इंसान का, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी है, पढ़ा लिखा करके, कि वो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो रोज़गार से लगेगा कि नहीं लगेगा, हर माँ बाप की एक चिंता होती है। तो ये उम्मीद करना आज के दौर में, मैं कहता हूँ कि हर पार्टी में सब बेईमान नहीं होते, सब इस तरह की सोच नहीं होते। जैसे हर इंसान अच्छा बुरा दो होता है, तो इस तरह से सब में नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी भी कह लीजिए उनकी, कि मजबूरी और उनकी एक सिस्टम का हिस्सा होता है कि वो इस चीज़ को दूर नहीं करते। तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि जो है हम इनसे उम्मीद ना ही लगाएं तो अच्छा है। पहली चीज़ तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। दूसरी बात, इसका सीधा उदाहरण है कि हम चाइना को देख लें या अरब कंट्रीज़ को देख लें, जो टॉप 20 रिचेस्ट कंट्रीज़ में जो भी हमारे आते हैं, उसकी वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कम है, अनएम्प्लॉयमेंट की दर क्यों ज़्यादा वो है। तो उसके साथ ये पाए जाते हैं कि वहाँ पार्टी जो है एज ए सर्वेंट या सर्विस देने वाली होती है, वो डिपेंड नहीं होती वहाँ की जनता कि जो है उसमें उनको उन्हीं के ऊपर सारा सर्वे सर्वा है। जिस देश में या जिस राष्ट्र में लोग जो है अपनी राजा के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो है उम्मीदें ज़्यादा लगती हैं, तो वो देश और वो राष्ट्र जो है कभी सफल नहीं हो पाता है। ये एक बहुत ही सफल समाजशास्त्री जो है अरस्तु ने भी इस बात को कहा था। तो हम इस बात को समझें कि अगर हम जिसमें सफल राष्ट्र और सफल देश की जो है अगर हम परिकल्पना कर रहे हैं, तो सबसे पहले सफल नागरिक होने पर जोर देना पड़ेगा। सफल नागरिक कैसे होंगे उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले दूसरे नंबर पे जो आ रही है कि लोग कहते हैं कि अगर शिक्षा इतनी हो जाए कि, यानी कि अगर एलिटेशन ख़त्म हो, जिसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि अमेरिका में या जर्मनी में इतनी शिक्षा है कि लोग जो है वहाँ इतने शिक्षित हैं और वहाँ पे बेरोज़गारी दर इसकी वजह से घट रही है। इसकी मतलब लोग उदाहरण भी देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये बात भी सही है कि जो है शिक्षा की पूरी होने से हमारे अनएम्प्लॉयमेंट में जो है थोड़ी कमी आती है कहीं ना कहीं। बट इसके भी प्रमाण 30 और 70% ही हैं। मतलब अभी ये 30% कामयाब हैं, लेकिन 100% जो है ये कामयाब नहीं है ये थ्योरी। जैसे आजकल की पार्टियां इस पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे आती है समान शिक्षा समान रोजगार, यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें अमीर के धन से गरीब के धन को मेंटेन किया जा सके। ये हमारे देश में लागू नहीं है, लेकिन कुछ देशों में लागू है। वहाँ पर कानून बना है जिसके अंतर्गत वो अपना साल में इतना टैक्स, इतना चीज़ें देनी पड़ती हैं गवर्नमेंट को, जिससे वो गवर्नमेंट जो है ईमानदारी से काम करके जहाँ पर जो बेरोज़गारी है उसको बेरोज़गारी भत्ता के रूप में देती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट यानी USA करता है, कनाडा करता है,
ऐसे कुछ कंट्रीज़ करती हैं। लेकिन उसकी उसकी उसके पीछे होता है कि उनके पास सक्षम चीज़ें हैं, उनके पास सारे से सारे संसाधन हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके करने पे, ठीक है? वहाँ पे वो चीज़ें कामयाब है। लेकिन ये तीसरी चीज़ भी जो है आसान नहीं है तब तक जब तक हम 100% शिक्षित ना हो जाएं और 100% जो है हमारे देश में वो चीज़ें कॉमन यानी ट्रांसपेरेंट रूप से, यानी भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं, भ्रष्टाचार मुद्दा जो था वो तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, तो वो अगर कम कम कर सकें और राजकोष में ज़्यादा पैसा आ सके तो वो देश जो है वो इस प्रणाली को फॉलो करेगा। और ये मतलब एक ये काफ़ी एक्सपेरिमेंटल है और उसकी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति मौजूदा हालात में कैसी है ये डिपेंड करती है। जैसे यूएसए की हालात अभी अच्छी है और कितना भी वो पैंडेमिक में आए या कुछ भी करे वो ले दे के, या गल्फ कंट्री जो अरब कंट्रीज़ है हालात वहाँ है, लेकिन वो कभी गरीब नहीं होंगे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एक संपन्न राष्ट्र में 100 साल आगे चल रही है। तो अगर वहाँ कुछ हालात आते हैं तो वो मेंटेन कर लेते हैं। तो पता ये चला कि जो जहाँ पर मान लीजिए हमारे देश भारत में, हम इंडिया नहीं करेंगे, हिंदुस्तान या भारत कहेंगे जो ऑफिशियल नाम है, भारत में हमारे 125 करोड़ कहते हैं लोग, लेकिन हमारा मानना है कि 1.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है, 150 करोड़ पॉपुलेशन जो है इंडिया में है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भी मिला दें पड़ोसी मुल्क को, शार्क देश जिसको बोलते हैं, नेपाल और श्रीलंका भी, जहाँ अभी हाल ही में जो है अनएम्प्लॉयमेंट दर का तूफान और एक तरीके से बाढ़ आया था। तो ये जो चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में सामने आ रही हैं ग्लोबली मूड में, या अफ्रीका की कुछ गरीब कंट्री हैं जहाँ पे आप सुनते होंगे कि मोदी ने जो है वो टीका भिजवाया, इतना टीका भिजवाया, इतना टीका पे, और हमने पीठ थपथपाई अपने कंधे पर की, वाह वाह बहुत अच्छा काम किया हमने, लोग मदद की। तो देखिए फिर कम टू द पॉइंट पे आते हैं कि देखिए ना पॉलिटिकल पार्टीज को जिम्मेदार ठहराने से बेरोजगारी कम होगी, ना ही शिक्षा 100% हो जाएगी तो उससे पूरी जो है बेरोजगारी दूर कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ना ही जो है आप उस प्रणाली को इख्तियार करेंगे जब आप समान शिक्षा और समान पैसा हर समान नागरिक को मिले, यानी कोई वो ना रहे, तो उस पैसे का यूज़ करके आप बेरोजगार ना रख करके आप उसको बेरोजगारी भत्ते के रूप में देते हैं जब तक उसको नौकरी ना मिल जाए। इस तरह से इसको कहते हैं रेवड़ी के, जो आज आपने सुना होगा पार्टीज कहते फ्री की रेवड़ी बांटना, तो ये फ्री रेवड़ी वाला जो सिस्टम भी पार्टीज आज इस्तेमाल करती हैं। तो ये सब मिक्सअप जो उनके प्लानर होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं, सजेशर होते हैं, वो चलाते हैं, उनके चलाने से होने वाला कुछ नहीं है। मैंने इतनी आसानी से इन तीनों चीज़ों को बहुत सिरे से नकार दिया। इसके पीछे आप सोच रहे होंगे कि हम दिन भर आज तक न्यूज़, जी न्यूज़, ये रविश कुमार का डिबेट और ये सब सुनते रहते हैं और उसके बाद अपने कान को जो है बहुत ही आराम पहुंचाते रहते हैं, फिर थक हार के फिर कोई गाना लगा देते हैं मन्ना डे का या आर डी बर्मन का, फिर उसके बाद और थक हार जाते हैं तो फिर हम कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखने लगते हैं। यहाँ पर मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मगर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जानना भी नहीं है, ना हमारे इस चीज़ पर हम गौर करते हैं या सोचते हैं कि आखिर इन दोनों चीज़ों से निकलने का सही रास्ता क्या है। बहुत अहम बात आपके सामने बात करने जा रहा हूँ मैं आपको, पूरे 15 मिनट, ये वीडियो हमारा बहुत लंबा जाएगा। देखिए अगर आप जो है प्रवचन सुनने के आदी हैं या आपको बहुत ही कॉमेडी सुनना है या उस तरह की रोमांच वाली बातों में इंटरेस्ट है या आप इस तरह के हैं, तो आप कोई और चैनल पे भी जाकर बात सुन सकते हैं। अगर आप संजीदा हैं और आप बहुत सी ऐसा नहीं कि मैं कॉमेडी नहीं देखता हूँ और सारी चीज़ें नहीं देखता हूँ, ठीक है, लेकिन तो मैं अर्ज कर रहा था कि एम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा हो, 100% हम इस बीमारी से निकल के कैसे आएँ।
हाँ भाई। आपको शेरे मैनेजर आए थे ना, हैं? कमवाई वाला आपको शेरा मैनेजर आए थे ना। हाँ, शेरा भी थे और सनी। हाँ हाँ। तो शेरा सनी दोनों लोगों को बुला लीजिए। हम्म, सनी आ ठीक जाएगा, है ना, शेरा का अभी फ़ोन करना पड़ेगा उनको। बात कर लो तो भाई, शेरा लगभग पूरी बात बताई दी होगी अपना। हाँ, वो मालूम है उनको पूरा। हाँ तो जैसे वो भी आ जाए बीच में, वो भी आ जाए, दो हम्म। लोग और रहे ना बोलने के लिए। हाँ, सही बात है, हम बुला लेंगे। हाँ जब वो आने लगे फ़ोन करे तो 10 मिनट पहले बता दिए, हम फ़ोन कर दें। हम एक जगह असल में एक काम कर रहे हैं, आधा घंटा लगेगा अभी हमको। अरे उसको भी अभी आधा घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आधा एक घंटा बाद ही रखा जाएगा। वो हाँ, सेकंड टाइम में रखो, ज़्यादा सही है। ठीक है ठीक। उनसे कह दो 3-4 बजे के 2 बजे बीच के में। बाद ही रखेंगे, 2 बजे के बाद ही। हाँ हाँ, वही 3-4 बजे। 3 बजे रखे, 3 बजे रखे ज़्यादा सही है। हाँ, और क्या, खाना वाना खा के वो भी खाएगा ना खाना वाना, तो हम्म, उसको आराम मिले। 3-4 बजे के बीच वो फ्री भी 3-4 बजे के बीच ही होता है वो। वही सही है। तब तक हम मौका मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो यार, तो मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, और हमारी बात ये चल रही थी कि रवीश कुमार जी की या आज तक के ओम कश्यप की डिबेट सुनने से हमारा काम नहीं चलेगा, बल्कि जो पुराने हमारे जो थे, मैंने जो रिसर्च किया और जिस पर गौर किया, तो सबसे पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे देश के, अब्दुल कलाम साहब, सॉरी, अबुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो तो राष्ट्रपति बने। लेकिन अबुल कलाम साहब जो है वो उनकी उनकी किताब है, उसमें 30 साल के इस पूरे उस अध्याय में हम इस पर नहीं जाएंगे कि किसने कौन क्या किया, मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्या है, और किसने किस पर एहसान किया इस देश में, कौन बड़ा था कौन छोटा था, या मतलब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको ले रहा हूँ। इसको आप जो है आमतौर पे लोग जो है वो सोचने लगते हैं हिंदू मुस्लिम वाला, ये इस पार्टी से जुड़ा होगा तो ये इसकी बात करेगा। मैं कोई पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। हाँ, ये है जो मौजूदा स्थिति में जो अच्छा काम करती है तो उसको दिया जाता है वो। उसमें एक ऑप्शन और होता है कि अगर हमें कोई पार्टी नहीं समझ में आ रही है तो हम उस बटन पे दबाएं कि हम इस वक्त हमारी कोई पार्टी हमारे लायक नहीं है। लेकिन लोग जागरूक नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन इस बात की प्रचार करता है कि ऐसा कुछ हो तो पार्टियों का लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो ये भी एक शिक्षा की हमारे देश में कमी है, और लोग जो है इस तरह से बहलाए फुसलाए जाते हैं आसानी से, इमोशनल करके, कि लोग जो है एक सख्त कदम नहीं उठा सकते। सख्त कदम सिर्फ हमारी देश की पॉलिटिकल राजनीति पार्टियां उठा सकती हैं, या बड़े बड़े सुपरस्टार लोग, बॉलीवुड के लोग, वो उठा सकते हैं। आम जनता के हक नहीं है, ना उनकी औकात है ना ताकत है। औकात लफ्ज़ गलत है। औकात का मतलब गलत माफिया और उस लाइन से ना लीजिएगा, धमकी से। मतलब कि लोग जो है बेचारे, बेचारे भी लफ्ज़ यहाँ कहूँगा तो आप लोग दूसरे उसमें ले, क्योंकि आज जो भी बोलते हैं तो आदमी उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है। बस सीधी सादी जनता, हालांकि इसमें बहुत से लोग बहुत साणे हैं, बहुत साणे हैं, लेकिन उनका साणेपन भी काम नहीं आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में। मैंने पहले ही बता दिया, जितनी भी एनजीओज़ हैं या प्राइवेट जितनी भी कंपनियां काम दे रही हैं, दिला रही हैं, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही हैं। किसी भी देश में एक आदमी कमाने वाला हो और 50 आदमी खाने वाले हो, तो वो कितना कमा सकता है, मतलब कितना कमाए कि 50 आदमी खाए बैठे बैठे। पहला पॉइंट यहाँ नोट करिएगा कि अगर इस देश में एक मतलब 140 करोड़ पब्लिक में अगर
30 करोड़ पब्लिक कमा रही है, तो 110 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उसमें बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं और बूढ़े भी हैं, सब बेरोजगार हैं। आमतौर पे बेरोजगार ही माना जाएगा उनको, क्योंकि हमारे देश में रिटायर होने के बाद लोग भी फिर वो काम नहीं करते ज़्यादातर, आर्मी के अलावा, डॉक्टर्स के अलावा, कुछ एक्सेप्शनल जो काम है उनके अलावा आमतौर पर ये देखा गया है कि नहीं करते। तो 80 करोड़ 100 करोड़ लोग का जो खाना, 2 टाइम की रोटी जो चल रही है, जो रोज़गार चल रहा है, वो ये 30 करोड़ लोगों के ऊपर चल रहा है। बहुत अजीब बात है। और ये 30 करोड़ लोग ही हमारे देश की इकोनॉमी है। यानी अगर ये काम करना ही बंद कर दे तो हमारी देश की इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी? ये नीचे, सबसे निचली सतह पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का नीचे चली जाएगी, निचली स्तर पे चली जाएगी। तो असल जो काम है वो है काम से लगाना, लोगों को काम देना, काम में लगाए रखना। ठीक है, ये मसले का हल है किसी भी देश के अंदर तरक्की करने का। 2 रास्ते होते हैं कि अगर या तो पूंजी हो, दौलत हो, पैसा हो और बहुत बड़ी मात्रा में हो, दौलत हो, बड़ी मात्रा में हो, तो वो धीरे 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 वो भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, वो खजाना। जैसे आज की जो है 7% पूंजी, जो कि विद्वान लोगों ने कैलकुलेशन लगाया है, वो देश के 100 लोगों के पास है। 7% मतलब देश के अंदर जो 7% पूंजी है वो 100, मतलब 100 लोग चाहें तो एक राज्य को खरीद सकते। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 100 लोग चाहें तो एक राज्य को खरीद सकते। तो इस बात पे आप समझिए कि कितना अनबैलेंस्ड है। हमारे देश में नहीं, हर देश में ये चल रहा। अच्छा, उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह रही है, ज्ञान तो हुआ लेकिन ज्ञान का जो रास्ता था वो गलत तरीके से, गलत रूट से होके गया। हम बात करते हैं कि जो भी हमारी हम हमारे दो यानी पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, ये इसका हिस्सा है कि अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें तो कमी ला सकते हैं, जो कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। कुदरत के नियम के खिलाफ हम जो सोचते भी हैं ना 24 घंटे में, और जो सोच के करते भी हैं ना इरादतन, तो वो हम क्या कर पाते हैं? आज हमने ये सोचना आज कर पाते हैं, 90% काम हम देखेंगे नहीं कर पाते जो हमने सोचा होगा। लोगों का मानना ये है कि हम सोच रहे हैं वही कर रहे हैं, जबकि वो सोच जो पैदा कर रहा है, पैदा करने वाला, कोई भी मज़हब कोई भी धर्म का हो, पैदा करने वाले ने उसके दिल में डाला तभी वो सोच रहा है। ये हम भूल जा रहे हैं कि कोई भी चीज़ बनी नहीं है, जिसको बनाया गया हो उसका बनाने वाला कोई होता है, तो उसका बनाने वाले ने ही उसकी, यानी मोबाइल हम जिससे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हम तो बनाए, हमने इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखा है कि नहीं रखा है? कि कैमरा खुद ब खुद अपने से चल रहा है, कैमरे का बटन चालू किया होगा, वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाने में हम इस कैमरे को अपनी तरफ रखा है तभी तो चल रहा है। तो चलाने वाला तो कोई है ना, तो इसको हम अलग से हिस्सा बना देते हैं, वो अलग रखो, ये अलग रखो। नहीं, अलग नहीं है, हमारी ज़रूरत हर चीज़ है। धर्म भी हमारी ज़रूरत है। धर्म का मतलब ये है कि हमारे अंदर इंसानियत कैसे पैदा हो। हम इंसान हैं तो हम अपना वो ज्ञान हमें प्राप्त हो जिसकी वजह से हम अपनी नाक, आँख, कान, दिमाग, दिल, हाथ, पैर
और इन सब चीज़ों को चलाने वाली चीज़ सोच, सही सोच को कैसे सही दिशा में ले जाएंगे तो हमारे हाथ सही उठेंगे, हमारी आँख सही देखेगी, हमारे कान सही सुनेंगे और हमारे पैर सही चलेंगे, हमारा दिमाग सही सोचेगा। इसके लिए धर्म होता है कि सही इंसानियत का बाट लेके चल सके, ताकि इंसान और जानवर में फ़र्क हो सके। कौन इंसान है कौन जानवर। टॉपिक हमारा दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरत है, मतलब हमारी ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है। जब हम इस लेवल पे आएंगे जिसको हम कहते हैं भारत, हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर ऋषि मुनियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम बुज़ुर्गों को, वलियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम जो है लोकतंत्र कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहाँ पर ये हमारी रूह है। और कहते हैं दाल कितनी भी अच्छी हो, बिरयानी कितनी भी अच्छी हो, सब्ज़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर नमक नहीं है तो उसका मज़ा बेकार, अधूरा होता है। इसी तरीके से इंसान कितनी भी तरक्की कर जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे हो जाए, कितना भी ज्ञान उसको हो, लेकिन अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो वो बेमज़े का होगा। उसको समझ लो मशीन है, रोबोट है, वो इंसान नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान या भारत मशीन नहीं पैदा कर रहा है, कुछ बुज़ुर्गों की, कुछ ऋषि मुनियों की आशीर्वाद की वजह से इंसान पैदा कर रहा है। इस वजह से हम आज बचे हुए हैं। और सब जगह तरक्की के नाम पर लोग रोबोट पैदा कर रहे हैं, खूब याददाश्त, खूब अच्छे से याद, खूब आगे चलने वाली। लेकिन इंसान अपना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ ज़्यादा जो की जाएगी, इंसान की एक लेवल है ना। अब रात में सोने के लिए बनाइए, तो अब आदमी क्या करे भाई, 6 घंटा तो मैक्सिमम, एक स्वस्थ इंसान को 4 से 6 घंटा सोना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक आदमी 2 घंटे, 1.5 घंटे, एक्सेप्शनल है कि कोई आदमी बहुत उस पर काबू पा गया और 2 घंटे ही सोता है, उसको कुछ ऐसी जिम्मेदारी भी दी है और उसका माइंड इंटेलेक्चुअल भी ऐसा है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक एक्सेप्शनल है, 1000 इंसान में एक आदमी पर होता है। लेकिन आम तौर पे 4 से 6 घंटा सोना ज़रूरी है। तो अब अगर कोई इंसान इस तरह की मेहनत करे कि वो 6 घंटा को घटा करके 2 घंटे पे लाए, तो वो क्या होगा, वो रोबोट बना रहा है, फिर वो इंसानियत की हद पार कर रहा है। यहाँ पर समझने की चीज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं, ज़रूरत, आवश्यकता, हमारी ज़रूरत है, खाना पीना, बिल्डिंग में रहना, मकान, रोटी कपड़ा मकान देख कहते हैं ना उसको, ये ज़रूरत है। लेकिन मकसद क्या है, पूरी दुनिया में संतुलन बरकरार रहे, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा बेपढ़ा, जवान बूढ़ा, बच्चा औरत, ये सब में संतुलन बरकरार रहे। ये संतुलन को बरकरार रखने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वही इंसान होते हैं। अब उनका हम अलग अलग नाम ले सकते हैं। अब वो चाहें, वो इंसान कहीं भी रहेगा, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो प्रशासनिक ओहदे पर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो ठेला चलाने वाला हो या रिक्शा चलाने वाला हो, लेकिन उसको सफल जिम्मेदारी के एहसास उसके अंदर होगा। वो शिक्षा उसको हासिल हो गई है। वो शिक्षा कहाँ से मिलती है? रसूल ने कहा माँ बाप से। कहाँ से मिलती है? माँ बाप से मिलती है। तो हमारे माँ बाप परिवार हैं, परिवार से सबसे पहला ज्ञान मिलता है। और माँ बाप के पास इस दौर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो जो माँ बाप बन रहे हैं, उनको माँ बाप बनने की गरिमा का एहसास नहीं है कि वो एक ऐसी जिम्मेदारी को हासिल कर रहे हैं जिस पर पूरे देश और पूरी दुनिया का दायित्व टिका हुआ है। वो 2 साल से लेकर के 7 साल 10 साल का बचपना, जहाँ पर माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी होती है बच्चे को
जिस्मानी तौर से तैयार करने के साथ साथ अच्छे खाने, अच्छे प्रोटीन, अच्छे जो है सारी चीज़ों को देने के साथ साथ उनके अंदर इंसानियत का जज्बा भी हो, मॉरलिटी हो, हमदर्दी हो, अपने धर्म से ऊपर उठकर, अपने जो है मज़हब से उठकर क्या है, इंसान का एहतराम करना। जैसे जानवर का एहतराम करता है ना, हम तो इंसान हैं, तो इंसान का रिस्पेक्ट करे, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, जो जिस लेवल पे हो। ये इल्म और ये ज्ञान जब हम देंगे तो पूरी दुनिया में सब मर्द, यानी जिनको कहते हैं मैन या मेन, फिर उसके बाद उसका 2 गुना जो है वोमेन, फिर उससे ज़्यादा बच्चे, चाइल्ड, उससे ज़्यादा चिल्ड्रन है। 2 हिस्सा आदमी से ज़्यादा, जो आदमी की पूरी जिम्मेदारी घर संभालने की, चलाने की होती है, ये 2 लोग ज़्यादा हैं परिवार में, औरत और बच्चे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी पर होती है। लेकिन और आदमी और औरत से ज़्यादा जो बच्चे हैं, ये बच्चे अगले 20 साल में जवान हो जाएंगे और अगले 20 साल में इनके कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वही चलेगी, क्योंकि सर्किल चलता रहता है। सर्किल कभी कम नहीं होता। जो बूढ़ा है वो जाएगा, जो बच्चा है वो जवान होगा, जो जवान है वो बूढ़ा होगा। अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, कभी जवान थे। बड़े बड़े खिलाड़ी सब जवान थे, सचिन तेंदुलकर, ये आज विराट कोहली का दौर है, पहले धोनी का दौर था, आज भी रोहित शर्मा का दौर आ गया क्रिकेट में। तो ऐसे ये सर्किल चलता रहेगा। लेकिन इसमें बेसिक चीज़ क्या है, ज़रूरी क्या है कि हम चिल्ड्रन वाले पॉइंट पे, हम इस स्कूल में, कॉलेज में भेज तो रहे हैं, लेकिन मोरल नॉलेज का, मोरल उसके इंसानियत का पार्ट अगर हम पढ़ा रहे हैं, अपनी जात का है, अपनी नस्ल का है, अपनी कौम का है, अपने एरिए का है, अपने शहर का है, अपने इलाके का है, का ज्ञान देंगे बचपन में, तो फिर वो कामयाब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं आप? बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो स्पॉन्सरशिप जो है, आज बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर्स लेती हैं ना, स्पॉन्सर पैसा कमाने के लिए, ऐड वो ऐड, तो इसका स्पॉन्सर कौन लेगा? आज हम सबको आना पड़ेगा आगे कि जो अपने आप को शिक्षा के बहुत बड़े शिक्षित लोगों में वर्गित करते हैं, अधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग जो माने जाते हैं, आज अगर वो प्रण ले लेंगे कि अपने बच्चों को, जो कि सबसे ज़्यादा तादाद है, 20 साल बाद उस राष्ट्र का उस 20 साल 30 साल में उस राष्ट्र का परिवेश उन बच्चों के ऊपर आ जाएगा, जो आज बच्चे हैं खाली, जिनको हम कहते हैं बच्चे हैं। लेकिन अगर उनके अंदर इंसानियत का सबसे पहला कूट कूट के प्रैक्टिस हो जाएगी, इंसानियत के पार्ट की, तो वो 30 साल बाद वो राष्ट्र बिहेवियर वाला राष्ट्र होगा। कोई भी इंसान उससे मिलेगा तो उस देश से संबंध बनाना चाहेगा, उस देश से रिश्ता जोड़ना चाहेगा, और उस देश से व्यापार करना चाहेगा, उस देश में घूमना चाहेगा, और उस देश के लोगों से मिलना चाहेगा। अपने आप करेंसी दुनिया की उस देश में आएगी। तो अच्छाई से कंपटीशन करें ना हम लोग। तो जब ये सारी चीज़ें ज़रूरत पैदा करेंगी, लोग भारत इसलिए आएंगे कि यहाँ के लोगों में इंसानियत है। गरीब है लेकिन जो है दिल बड़ा है, खुद भूखा रह कर भी दूसरे पड़ोसी का ख्याल रख सकता है। खुद के इलाज के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पड़ोसी के इलाज के लिए कर्ज लेकर के उसका इलाज करा रहा है। तो ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी? बचपन से मिलेगी। हमने जो कुछ खोया, क्या किया दोस्तों, इसके ऊपर जो है हमें नहीं सोचना है।
हम क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। कभी आज तक आपने किसी का किसी भी मंत्र से, किसी भी स्टेज से, बड़े स्टेज से, ये इसको प्रवचन मत समझिएगा, किसी पॉलिटिक पार्टीज ने इस बात को बोला है कि ऐसा करें? तो मोरल चीज़ों पर ध्यान देना है। यही वजह है, यही बच्चे तो जवान होते हैं ना, और फिर वही आदतें बड़ी जवान होती हैं ना, और वही आदतें तो बूढ़ी हो जाती हैं ना। तो जो बचपन में नहीं सही हुआ वो 55 में कैसे सही होगा, बताइए आप। तो टू द पॉइंट, पहले चीज़ ये है, मोरल एजुकेशन का बच्चों में सही नॉलेज, मोरल एजुकेशन। देश ये, अब आप ये सोचेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट में ये इतना अहम योग कैसे दे रहा है। मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन में ये अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए परमानेंटली सॉल्यूशन है। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए पहला रास्ता ये, ठीक है। दूसरा रास्ता है, हमारे देश के लोग दूसरे देश जा कर के वहाँ से रोज़गार करके वहाँ के पैसे को अपने देश में लाएं। तो दो फायदा है कि हम दूसरे देश में जा रहे हैं, एक तो रोज़गार मिल रहा है, इकोनॉमी, जहाँ जो देश हमारे ज़्यादा इकोनॉमी वाले हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं आज की डेट में, हम उनका सहयोग करें, ईगो की भावना में ना रहें। बहुत लोग ईगो की भावना, हमारे देश में है, हम दूसरे के देश में क्यों जाके वो करेंगे, ऐसी भी मान्यता होती है, हम दूसरे देश को क्यों फ़ायदा पहुंचाएंगे। ये फ़ायदा नहीं है भाई, ये सहयोग की भावना है। और हमारा देश, उसका देश, ये राष्ट्र, वो राष्ट्र नहीं, फिर वही बात आ गई ना, इंसानियत। हम सारे लोग दो रूप में नहीं चल सकते, हिंदुस्तानी और भारतीय। हम जो है पूरे देश को एक कुंभा मानते हैं, हमारा जो ज्ञान है, हमारे वेद है, वो कुंभ मानते हैं, पूरा खानदान मानते हैं हम, सब इंसानियत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर यूरोप जो है यूरोप में भूकंप आएगा तो हमको दर्द नहीं होगा क्या? अगर वहाँ के लोग जो है मारे जाएंगे तो हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए क्या? तो ये जो सोच है बचपन से बनाई जाती, वो देश ऐसा नहीं। कंपटीशन करेंगे, लेकिन कंपटीशन का रास्ता मैंने क्या बताया, अच्छाई में कंपटीशन करेंगे। ये बुराई के रास्ते से कंपटीशन करके कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। तो वो मोरल एजुकेशन में ही कमी है बचपन की, याद रखिएगा। जो गुजर गया वापस नहीं आ सकता है, अब जो करना है उस पर ध्यान दीजिए। तो दूसरा क्या है कि हम ये सोच करके, पहले जो अंग्रेज़ यहाँ हमारे पर भारत में हुकूमत करते तो हम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे। अगर यही सोच लिए होते, आज हम लोग अंग्रेज़ी नहीं सीखे होते, तो आज हम दूसरे देश से व्यापार कैसे करते? धीरे धीरे हुआ, एक वक्त में तो इतना ज़्यादा वो गालिब हो गया कि हिंदू कहते हैं कि जो अंग्रेज़ी पढ़े वो देशद्रोही है। अंग्रेज़ी पढ़ने पे देशद्रोही हो गया। और मुसलमान कहते कि वो कुफ्र, काफिर हो गया वो, है ना। सर सैयद अहमद खां का जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहली इंग्लिश मीडियम स्कूल हिंदुस्तान का जो है वो सर सैयद अहमद खां का है। 1925 ईस्वी में आ गया था, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मुसलमानों ने कुफ्र का फतवा लगा दिया था। तो तुरंत कोई चीज़ होती है ना, आज मैं जो बात कह रहा हूँ आपको लग रहा है कि ये क्या बात कर रहा है यार, बेसर बेपैर की। बेसर पैर की नहीं है, आप इसको खूब अच्छे से सोचो, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फिर वो रोज रोज घूम घूम के, तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, मोरल एजुकेशन है, वहां से सारी जड़ें खुली हुई हैं इसकी। इस तरह से समझ लो आप कि बगैर इंसानियत के आप सुकून में, अब आपको बिल्डिंग मकान नहीं रहे, लेकिन आप किसी से हसद करके रह लो, यार उसकी बिल्डिंग कैसे बड़ी हो गई, तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाओगे, शुगर के, हार्ट के, सब ये हो जाओगे, टेंशन।
और जब आप मोरल एजुकेशन लेके चलोगे, दूसरे की खुशी में आपको खुशी मिलेगी, तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। कम पैसे में भी आप काम चला लोगे, ऐश परस्ती नहीं सोचोगे, जरूरत को जरूरत के दर्जे में रखोगे, जरूरत को, आवश्यकता को आवश्यकता की उसकी विचारधारा में रखोगे, तो तुम सफल जीवन जियोगे और घर भी चला लोगे। समझ गए ना? नहीं समझे? भीख मांगने की प्रवृत्ति में मत रहो। रोटी चटनी मिले लेकिन इज्जत की मिले, उस पर रहो, खुददारी पे जियो, तो उसमें जो सुकून है। और किसी को तकलीफ पहुंचा करके रोटी खाने में मज़ा नहीं है। किसी के जुल्म की रोटी मत खाओ, किसी को, है ना, बद्दुआ ले, भाई किसी तरह से कामयाब होना है, कैसे भी हमें बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कैसे भी बंगला गाड़ी आ जाना चाहिए, कैसे भी आवे। ये जो कैसे भी आए और शॉर्टकट रास्ता, कैसे भी शॉर्टकट तरीके से हमारा पति बन जाए, उनके बराबर हो जाए, ये हो जाए। भाइयों, सब अरबपति भी और जितने करोड़पति भी, कोई भी इंसान परेशान, कोई ऐसा दुनिया में आज की डेट में है ही नहीं जो सुकून में रहता हो। जैसा आप पैसा मिल गया हो और गाड़ी मिल गई हो, आप बहुत आराम है, अब तो सब कंप्लीट हो गया हो, ऐसा नहीं। ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये सुकून नहीं है। ये कॉन्सेप्ट निकाल दो। तो ये तो मोरल एजुकेशन पे आएगी आपकी, और वो फैमिली में माँ बाप देंगे, किताब और स्कूलों में नहीं मिलती है। ठीक है, उठानी पड़ेगी। अपनी आदतों को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा, अपने बच्चों के सामने कम से कम एक्टिंग करना पड़ेगा अच्छे बनने की, वरना जो है कुदरत के नियम को के साथ जो खिलवाड़ करता है ना, तो कुदरत फिर बख्शती नहीं है किसी को, ये सबको पता है। कि कितनी भी बिल्डिंग खड़ी होगी ना, एक झटके में भूकंप आएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये सफल और अच्छे इंसान की, चालाक इंसान की कूटनीति होती है कि आप अपने खाना पीना ज़रूरत के साथ कराओ। ठीक है, कार में घूमो, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमो, लेकिन गरीब को भी पैसा दे दो। हमारे यहाँ ज़कात देते हैं, तुम्हारे यहाँ दान करते, तो दे करके चलो। लेकिन नियत तो ऐसे नहीं कि 1000 करोड़ कमा रहे हैं, 100 करोड़ दान करके अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझ रहे हैं और सोच रहे सारे पाप धुल गए, या गंगा में नहा लिए, या जमजम का पानी पी लिए तो सारी बीमारी दूर हो गई, है ना, या हज करके चले आए तो सारा काम हो गया। अब तो आदत को सुधारो, आदत पे गौर करो। सबसे बड़ी बात, सारे इंसान इंसान हैं, उनसे मोहब्बत करना सीखो। मोहब्बत नहीं कर सकते हो तो उनको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश मत करो। अगर कहीं किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है तो उसमें उसके साथ कंधे से कंधे लगा के खड़े हो। सब नहीं ज़बान से बोल सकते हो तो दिल से उसको अफसोस करो कि इस भाई के साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, बीमारी में, परेशानी में। बस इतनी सोच करोगे, तुम्हारे अंदर की सोच से जो है तुम्हें जो सुकून मिलेगा, और उसके बाद जो है तुम्हारे अंदर जो बदलाव आएगा वो तुम हज़ारों करोड़ रुपए कमा के भी हासिल नहीं कर सकते। ये मैं बहुत एक्सपेरिमेंट के साथ कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। मैं भी एनजीओ के साथ पेंडेमिक में यूपी में चला, बहुत लोगों को खाना प्रोवाइड करने, तो मुझे एहसास हुआ रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हुए कि हाँ, ये असल इबादत क्या है। तुम्हें कोई देख नहीं आएगा तुम कितनी नमाज रोज़ा कर रहे हो, तुम्हारी असल इंसानियत परेशानी में थी, उसकी क्या तुमने मदद की। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, है नहीं कि नहीं, वो ख़ानदान की वजह से कह लो या परिवार की वजह से, लेकिन ये अपने तक छिपी सीमित रखना नहीं। मेरे भाई, जो बुरा कर रहा है करने दो, हमारे पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भुगतेगा, वो जानेगा, ये वाली जो प्रवृत्ति है ना, ये एक देश को और दुनिया को बचाने की प्रवृत्ति नहीं है। समंदर में पानी का जहाज़ चल रहा हो, सारे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए पानी का वजू ऊपर लेके पानी लेने आते हैं। एक आदमी सोचे भाई बार बार चौथे मंजिले पे क्यों जाए, नीचे ही से छेद कर ले, यहीं वजू का पानी कर रहे हैं, ऊपर बेफालतू में जा रहे हैं हम पानी लेने के लिए। तो एक आदमी की बेवकूफ़ी की वजह से पूरा जहाज़ डूब जाएगा, समझ रहे ना। तो इसी तरीके से मत सोचो
एक आदमी कर रहा है तो करने दो, उसको रोक तो नहीं सकते लेकिन प्यार से समझाएंगे, अलर्ट रहेंगे, आसपास निगाह रखेंगे, समझे आप। तो ये चीज़ तो हो गई ज्ञान वाली बात। दूसरी बात, मैं अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि आप और हम जो जवान हैं क्या करें। तो हम बैठे ना रहें, हम हाथ पे हाथ धरे ना बैठे। देखो भाई, 20 कंट्री है जो टॉप रिचेस्ट कंट्रीज है पूरी दुनिया में, ठीक है। हमने अनुमान लगाया कि अगर 10% भी पब्लिक, 10% बेरोजगार लोग ये 20 कंट्री में जाके जॉब तलाश करते हैं और जॉब ढूंढते हैं, और पर मंथ अगर वो 40,000 रुपये भी महीना लाते हैं इंडिया में, ठीक है, मैं नीचे सतह की बात कर रहा हूँ, जो हाई स्कूल इंटर पास कर लिए बस खाली, और ऊपर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो कितना कमाएंगे उसकी बात नहीं। तो ये गुनाह नहीं है, ऐब नहीं है, बुराई नहीं है, ठीक है। उल्टा हमारे देश की इकोनॉमी में ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, ठीक है। मैंने फिर वही बात कही कि हम हिंदू मुसलमान से हट करके भी बात सोचें। भाई हमारे हिंदू भाई भी बेरोजगार हैं, उनको कैसे नौकरी मिले। कल एक भाई है, बोला कि भाई मैं दुबई में काम करना चाहता हूँ, वो तंग आ गया हूँ मैं, यार बताओ यार कोई रास्ता बताओ, मैं ड्राइविंग कर लेता हूँ बहुत अच्छा, ग्रेजुएशन किया हूँ। तो इसी बात पे मेरा अब फोकस आया, मैंने दिमाग में लाया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो पे काम करूं और आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊं, ठीक है, कि ज्ञान नहीं, खाली ज्ञान दे करके कैसे नहीं, मैं सोच रहा हूं इस पर थोड़ा सा एक फोकस डालूं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, ठीक है। 10% लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, देश, राज्य नहीं, इंसानियत की बात कर रहा हूँ, इंसानियत की बात पे चलेंगे। नुकसान भी किसी का नहीं होता है, जान लो, बहुत बड़ा दिल रख के बात कर रहा हूँ, दिल बड़ा ही रखना चाहिए हमेशा। तो जो है वो बोला कि भाई मैं जाना था, मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हो। एक चाचा बोले अरे यार वहाँ गए तो बकरी चरवाते हैं, वहाँ पे गलत जगह फंसा देते हैं वह लोग। मैंने कहा ठीक है, वैसा होता है, अब बेचारा क्या करे, कंफ्यूजन, र्यूमर्स। मैंने कहा ऐसा नहीं है, गलत तो इंसान यहाँ भी है, गलत वहाँ भी है। हिंदुस्तान में भी नौकरी लोग करते, नौकरी के नाम पे फ्रॉड करते कि नहीं करते। तो वो तो बाहर है, उनको तो और बाहर के मुल्कों में और मौका मिल जाता है, क्योंकि आपकी ज़बान नहीं है, आपकी संस्कृति नहीं है, आप कैसे बोलोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आदमी मजबूरी में चला गया वहाँ पे काम करने के लिए, अरबी ज़बान नहीं है उसकी, इंग्लिश ज़बान सही से नहीं आता उसको, वो जाके फंसा देते हैं, बेचारा फंस जाता है। ऐसा होता है और हो भी रहा है, और पहले ज़्यादा होता था, लेकिन अब लोग फूक फूक के हर चीज़ में कदम रखते हैं। जब से मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, यूट्यूब का ज़माना आ गया, सबके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, आदमी देख लेता है ये चीज़ कहाँ क्या हो रहा है ना भाई। आपको सारी पूरी जानकारी मिल जाती है, नहीं भी मिलती है तो लोग बता देते भाई देखो ऐसे। लेकिन एक बात सुनो, जो लोग बताते हैं, 2-4 लोग, हम लोग कहते हैं ना 4 लोगों की बात हमने सुनी, आज तक साला हमको पता नहीं चला ये 4 लोग हैं कौन। 4 लोग का तकिया कलाम होता है, 4 लोग जो बात कहें वो उसको समझो पहले। हमने कहा 4 लोग हैं कहाँ, वो 4 लोग नजर नहीं आते हमको। तो मेरे भाई ये जो 4 लोग हैं ना, आपके जिंदगी के दुश्मन हैं। ये मुकद्दर नहीं है आपके, वो 4 लोग कह दिए वो एकदम फिक्स हो गया, आप उसी के माफिक, उसी के तरीके पे आप मानोगे और उस पर चल दोगे। भाई 4 लोग कह रहे थे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे। 4 लोग कह रहे थे कि अमेरिका नियम का देश है ही नहीं, तो मान लोगे नहीं है।
4 लोग कह रहे थे कि देखो आसमान से नीचे गिरने पे आदमी मरता नहीं है, सीधे शहीद हो जाता है। अरे यार देखो, शिक्षा के 2-3 रास्ते होते हैं, एक तो पढ़ाई के रास्ते से और एक कढ़ाई के रास्ते से। पढ़ा कैसे होता है, स्कूल कॉलेज वहाँ जाके गुरुओं की शिक्षा के साथ, तो एक अलग मुद्दा। और कढ़ा किसके होता है, कढ़ा क्या होता है, देख कर सुन कर, है ना, आदमी तजुर्बा लेकर ठोकर खा के, इसको कहते हैं कढ़ा हुआ। तो कढ़ा हुआ इंसान जो होता है ना, वो फूक फूक के कदम रखता है। तो हिंदुस्तान में हमारे जो ना 80% लोग कढ़े हुए लोग ज़्यादा कामयाब हैं, पढ़े लोग कामयाब कम है। बहुत सच्चाई बता रहा हूँ अभी, ऐसा नहीं है कि पढ़े लोगों को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, नहीं। वजह क्या है, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज कम है। इंजीनियर होना अलग बात है, अब बिल्डिंग का बनाना अलग बात है। मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, मेरा काम प्रोफेशन है बिल्डिंग बनाने का, ठीक है। अब बिल्डिंग बनाने में आदमी आमतौर पे क्या जानता है, मकान बनाना है भाई, आमतौर पे कितना पैसा लगेगा भैया, इनमें कहाँ पैसा लागी, यहाँ हमारे यूपी में दिया। लेकिन उसका जो रियल है, कंस्ट्रक्शन रेट क्या है, 2022 चल रहा है। हमने जो है बिल्डिंग बनाने का एक ज्ञान आपको दे रहे हैं, आपको बिल्डिंग बनाने का, इससे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पढ़ाई और कढ़ाई में क्या होता है, इंजीनियर और प्रैक्टिकल में क्या फ़र्क होता है। इंजीनियर क्या बोलता है, भाई इतनी कंक्रीट लगेगी, इतनी सरिया लगेगी, इतना ये लगेगा, इतना कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। और बता भी देता आदमी उसी के एतबार से, बता भाई पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियरिंग करके आया फला से, वो बता रहा है इतना उसमें लगेगा, तुम कैसे। और एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 20 साल से उस अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मतलब अच्छा ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर, बेईमान नहीं, वो काम कर रहा है, उसको नहीं आ रहा उस रेट में। अगर वो ईमानदार है तो या तो धोखा दे या धांधली करे। तो जनरली क्या होता है, हमने 4 कैटेगरी बनाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। लेबर वर्क में क्लास ए का जो रेट होता है, जो आपका बनता है 350 रुपये से 550 का रेट, कोई देगा ही नहीं। बड़े बड़े शहरों में ये रेट है। विद मटेरियल में स्ट्रक्चर का 1800 से 2300, ये महिलाज की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोग जो करोड़ों की बिल्डिंग बनती है। क्लास बी में आ गया 250 से 280, क्लास सी हो गया 210 से 225, क्लास डी हो गया 170 190 वाले। अब क्या है, ये पता नहीं है कि इसमें ये रेशियो होता है। आदमी एग्रीमेंट करता है, ठेकेदार, वो अपनी जगह जेन्युइन है, सही होता है, लेकिन पार्टी को मालूम नहीं है। विद मटेरियल स्ट्रक्चर 950 1150 के बीच में रेट तय हो गया। अब वो चाह रहा है क्लास बी वाला 1400 से 1700 वाला, वो डिटेल भी दे देता है, हम ये बना के देंगे, ये बना के देंगे तो। लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, सरिया, कौन सी सरिया लगा रहे हैं और कितने वजन की और क्या रेशियो। तो इसका तो हर चीज़ लिख के नहीं देगा ना। वो भी लिख दिया, मान लो कि हम इतने पिलर में ये सरिया लगाएंगे, बीम में ये सरिया लगाएंगे, जाल में ये सरिया लगाएंगे, ठीक है, कौन सी कंपनी के लगाएंगे, सब डिटेल दे दिया। उसके बाद भी पार्टी क्या करेगी। तो ये ज्ञान कॉन्ट्रैक्टर को भी हो और प्लस उस इंसान को भी हो कि भाई इस रेट पे अगले को काम दे के काम लिया जा सकता, तो कभी बेईमानी होगी नहीं। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल और थ्योरी में फ़र्क होता है। तो इस तरह से हर जगह पर है। मेरी बिल्डिंग का काम है, मैं कहता हूँ आप लोगों का और भी काम होगा, कारोबारी लाइन का, बिल्डिंग डिज़ाइन का लाइन का, मैं बिल्डिंग का काम करता हूँ। तो अगर आप ईमानदारी से करोगे तो सारी चीज़ें होंगी स्पष्ट, साफ सुथरी। बहुत सी बातें नहीं बता पाते, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं समय ना होने की वजह से, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो खुद से भी ज्ञान हासिल करो ना। अब मेरे भाई है, एक भाई ने बताया, मैं वीडियो देख रहा था, प्लेटफॉर्म पे गए, 4 भैया आके, भाई मेरा भी टिकट निकाल दे भाई, मुझे वहाँ जाना है। तो उसके बाद 4 भैया और आ गए, मेरा भी टिकट निकाल दे। फिर 4 भैया और आ गए, मेरा भी टिकट निकाल दे। अरे भाई मुझे भी जाना है। उसने रिक्वेस्ट किया अम्बल, अरे मुझे भी जाना है। मशीन लगा हुआ है, आप निकाल लो। लेकिन आप लोग, हम लोगों की क्या आदत है, शॉर्टकट, हैंड टू हैंड काम हो जाना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना। अगला कर रहा है उसको
करके हमें देते वोट। ये हमारी प्रवृत्ति है, ये हमारी सोच बन गई है। कूड़ा को दूसरा कोई उठाए, हम क्यों उठाए, उसने फेंका है तो ये जो चीज़ें आ गई हैं, अरे भाई मशीन लगी हुई हैं, टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में है, मोबाइल है, यूट्यूब है, हम उसको खुद जिस चीज़ के बारे में पहले खूब अच्छी जानकारी ले लें कि हम विदेश जा रहे हैं तो वहाँ से हम वीज़ा कैसे मिलेगा और क्या काम होगा, फ़्लाइट कैसे करें, अच्छे सारे लोगों ने वीडियो डाल रखी हैं कि सस्ती फ़्लाइट कहाँ से मिलती है, उसको यूट्यूब पे देख लें। फिर उसके बाद उसको खुद ना करें, बल्कि एक एक्सपर्ट जो साइबर कैफ़े पे करता है उसको बताएं कि हमने ये सस्ती फ़्लाइट इस वेबसाइट पे देखी है, उसको भी कम समय लगा। वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो उसके पास 50 काम आते हैं, 50 फॉर्म भरने के लिए आते हैं, दिन भर वो टिकट बुक कर रहा है, कभी वो उसको याद भी नहीं रहता उसका कि हमें स्पेशली इस पर इंटेंशन देना है। ठीक है, कुछ लोग करते हैं ट्रैवल एजेंसी के नाम पे और वो लोगों के नाम पे बहुत नेक काम करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट करते हैं काम लोगों को, मिनिमम पैसा लेकर, जायज़ पैसा लेकर तय करके कि हम आपका इतना काम, आपका ये सारी परेशानी दूर कर देंगे। लेकिन उन तक पहुंचना, जाना, पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सही आदमी के पास जाना भी एक चैलेंज है। तो मैं सबसे बड़ा आपको कहता हूं कि भैया आप जो है अपना यूट्यूब चैनल, मोबाइल है ना, ये मोबाइल चैनल जो होता है ना, मोबाइल, ये बहुत बड़ा हथियार है आज के ज़माने में। आप इसी से आप अच्छे से वेबसाइट जाइए, सारी सर्च करिए, वीडियो पहले अच्छी तरह से पूरा उसको देखिए, फिर उसके बाद वीडियो की ऑथराइजेशन पे भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वीडियो जिसकी लोग एथेंटिक पब्लिक है, जिसकी जेन्युइन व्यूज़ हैं, जेन्युइन आदमी है, जिसके लोग ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा लोग उसकी बात पे विश्वास करते हैं, और हम भी उस पर करें तो वो टेक्निकल चीज़ें बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो पहले तो हम इस चीज़ को हम डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे दे रहे हैं कि कोई आदमी ज्ञान दे रहा है तो उसके पीछे पड़ना मत बंद करिए। अरे भाई आप ही बता रहे हो, आप ही सारा रास्ता करो, आप ही टिकट कराओ, आप ही विदेश में भिजवाओ, आप ही ना करो ना भाई, 4 पैसा आप ही कमाओगे भाई, इसमें गलत क्या है? तो भाई सजेशन देने लगते हैं लोग। भाई सबके अपने अपने काम हैं, तो मेरे भी अपने काम है। तो मैं सिर्फ एक इस वीडियो बना रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट की एक राह मैंने बताई, बेसिक है, जो बिल्कुल 100% अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए जो है, जो मैंने रास्ता बताया वो नंबर 1 है मोरल एजुकेशन, जो बच्चों को आपको देनी पड़ेगी, और 20 से 30 साल का वक्त आपको देना पड़ेगा मुल्क को। उसके बाद आप देखेंगे उस देश की पूरी कायाकल्प पलट जाएगी। ये दावा है। ये बाकी सब बातें वक्ती तौर पे मरहम लगाना है। जैसे हम अंग्रेजी दवा खा के सरदर्द का इलाज तो कर देते हैं, लेकिन यूनानी हकीमी दवाएं जब आप करते हैं, परहेज करते हैं, तो जड़ से, जिस वजह से गैस से पेट सर दर्द हुआ था, कि जो आपका ट्यूमर की वजह से हुआ, कि नसें दब गई हैं, कि आंख में आप ज़्यादा देख रहे हैं मोबाइल, इस वजह से सर में दर्द हुआ, इसकी असल वजह जो असल हकीम और तबीब ही बताएगा, और उससे जब इलाज करेंगे तो परमानेंटली इलाज आपका जो होगा वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आजकल हम लोग शॉर्ट पड़ना, सर में दर्द हुई है, लिपिसाइड खा लिया और एक वो ये प्लस वो प्लस लेकर के दवा, पानी पी लिया, दर्द आराम हो गया, चल काम पे लग गए अपने। तो मेरे भाइयों जो है दोस्तों, शॉर्टकट से बचें, ठीक है। हर चीज़ पे आजकल हमारे पास मोबाइल है, नेट है और पैसा है, उसका सही उपयोग यही है। 1-2 घंटा हम बजाय इसके टिकटॉक ये और ये सीन बना के हम पोस्ट कर रहे हैं, उतना टाइम हम जो है ना घर में इस यूट्यूब चैनल से हम जो है 4 पैसे भी कमा सकते हैं। शेयर मार्केट्स का ज्ञान हासिल करें, घर बैठे बैठे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं बहुत, तो वहाँ से भी हम एम्प्लॉयमेंट दूर हो सकती है। और साथ ही साथ जो है हम जो है विदेश में जा करके भी हम अपने घर की पूंजी को, अपने परिवार को संभाल के और अपने देश की जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। ये अभी पहला चरण है। 10% मैं कह रहा हूँ, 90% जो है इसमें हिस्सा नहीं है, 10% ही हम योगदान दे सकते हैं देश को। 90% बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा ये मानना है, छोटी सी मेरी कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं वो वीडियो पे आ रहा हूँ, कम टू द पॉइंट, कि आप जो है अब इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर, वहाँ की जो जीटी कंट्री है, यानी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, उसके बाद जो है आपका अब जो है अबू धाबी हो गया ये, और दुबई, कतर, ये जो 6 कंट्रीज़ हैं,
ये 6 कंट्रीज़ ने उस एक फीफा वर्ल्ड कप के टिकट पे आपको 2 महीने से लेकर 3 महीने, यूएई ने 3 महीने कर दिया है, बाकी ये 2 महीना मिनिमम मानिए, 1 नवंबर से, यही जो आने वाली 1 नवंबर है, 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक की जो है आप पूरे मुल्क में आना जाना कर सकते हैं, रह सकते हैं, आप वहाँ जा कर के घूम सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी वैकेंसी आप दे सकते हैं। आपको पता है यहाँ से 22 रुपये 23 रुपये ज़्यादा है वहाँ की, 22 रुपये और 23 के बीच में 22.5 रुपये, 1 रुपये का 22.5 रुपये वहाँ ज़्यादा है। यानी कि अगर आप वहाँ आप 2,000 रुपये कमाते हैं, वहाँ 2,000 रियाल, तो आपको इंडियन 40,000 काट पीट के 35,000 रुपये मिलेंगे। और ये 35,000 बहुत अलग अलग जैसे चीज़ें हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब मैं मिनिमम बता रहा हूँ। जैसे ड्राइविंग के लिए जो मेरे भाई ने पूछा था कि मैं वहाँ ड्राइविंग के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ। सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे है, 4 व्हीलर का आपका लाइसेंस हो, और आप अच्छे से गाड़ी चलाते हैं इंडिया में, नहीं कि आप चला रहे हैं, वेल ट्रेन होके, यंग हो, एज आपकी 30 से 50 के बीच में होनी चाहिए, ज़्यादा एज वालों को नहीं लेते वहाँ पे, और 18 मिनिमम जो एज है वो 18-19 साल, 19 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो जो है आपके पास पासपोर्ट हो, पहला नंबर पे पासपोर्ट आजकल जो है सुषमा स्वराज जी ने जो बहुत बड़ा काम किया था कि पासपोर्ट का जो है ये प्रणाली ऑनलाइन बहुत आसान कर दिया है, बहुत बड़ा एहसान है। तो आप पासपोर्ट आवेदन करें, आसानी से आपको मिल जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट आधार और पैन ही लगता है, तो पासपोर्ट आवेदन करें, पासपोर्ट मिल जाएगा आपको। 15 दिन से 10 से 15 दिन के बीच में 2,000 रुपये इसकी, मतलब 15 से 2,000 रुपये इसका खर्च होता है। और पासपोर्ट के बाद आपका दूसरा सेकंड चीज़ होती है, यानी आधार पैन आपका हर जगह काम आएगा, आपकी एक CV बनाइए आप। CV में आप हाई स्कूल, कम से कम हाई स्कूल की मार्कशीट हो, जिसमें हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट हो, और उसके बाद आप जो है ड्राइविंग कितने साल से कितने साल किए, और थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस डालिए। एक CV बनाइए, क्या करते थे, कहाँ काम किया, कहाँ ड्राइविंग किया, ये आप डाल के उसको रखिए, अपना स्कैन करके रखिए ये सारी चीज़ें। देखिए, पासपोर्ट स्कैन करके रखिए, डिजी लॉकर बना लीजिए। डिजी लॉकर क्या होता है कि आप सारी जो सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके वर्क एक्सपीरियंस है, उसको जीमेल पे और डिजी लॉकर के रूप में आप सेव कर लीजिए। बाई चांस आपका कभी कोई डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है, तो वो आपका जीमेल पे या डिजी लॉकर में सेफ है, और उसकी मान्यता जो है ओरिजिनल की बराबर होती है। आप उसको भेजेंगे, कंपनी उसको लेती है। तो इसको आप साइबर कैफ़े पे जाकर, अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप साइबर कैफ़े पे करा लीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट को सेफ रखिए, क्योंकि आप जहां आप अपनी जान को सेव करते हैं, आज की डेट में डॉक्यूमेंट भी सेव करना ज़रूरी है। उससे समय का कभी पासपोर्ट गुम हो गया, कुछ हो गया, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप डिजी लॉकर में उसका स्कैन करके सेव कर लीजिए। फिर बाद में आप घूरते रहिए, ओरिजिनल आप कहीं लेके जाए ना जाएँ, ठीक है ना। एक मोबाइल में, एक वेबसाइट पे आप कहीं भी जाएंगे, पूरी दुनिया में आपके पास वो चीज़ सेफ रहेगी। तो आप पासपोर्ट रख लीजिए, फिर उसके बाद आपका ये CV स्कैन कर लीजिए, पासपोर्ट स्कैन कर लीजिए, और कोरोना के वैक्सीनेशन का जो है, अगर आपने डोज नहीं लिया है तो आप बूस्टर डोज जो है का जो है आप बना के आप उसका सर्टिफिकेट रख लीजिए। 3 चीज़ें हो गई। अब जो है चौथी चीज़ जो है वो ज़रूरी है, वहाँ का फीफा वर्ल्ड कप का टिकट जो है अब समय ख़त्म हो गया, बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे हैं, लेकिन अब जो है रीसेल टिकट फीफा वर्ल्ड कप पे अभी भी हो रहा है। और मैंने कल ही एक टिकट बुक किया है, जिस डॉलर में आया है, 63 डॉलर, और टैक्स लेकर के 91 डॉलर में मेरा मिला है। वो लगभग इंडियन 7,500 रुपये हुआ। 7,500 रुपये में एक टिकट मेरा मिला है। और अभी भी मतलब आपको ये मान के चलिए, बहुत लोगों को ये कि आप टिकट बहुत महंगा मिल गया है, नहीं मिल पा रहा है, और वीडियो भी 800 रियाल में मिल रहा है। ऐसा है कि आप सही वेबसाइट्स जो है पे जाइए, रीसेल फीफा वर्ल्ड कप की वेबसाइट पे रीसेल डाल दीजिए, उस पर आ जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे, सिंपल, और वो आपको
वहाँ पे जितना कम से कम में ले सकते हैं, 7.5 का मैं कहता हूँ 10,000 तक में भी अगर आपको एक टिकट मिल जाता है, ठीक है, तो आप 2 महीने 6 कंट्री में जा करके आपने रोज़गार को तलाश कर सकते हैं, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट। और वहाँ हिंदू मुसलमान की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं आपको साफ बताता हूँ, इस नियत से जाइए कि हमको वहाँ काम करना है ईमानदारी से। आप वहाँ गए, काम की भी सोच, आप जैसे ड्राइविंग के लिए मैं उस भाई को सलाह दे रहा हूँ कि अगर वो भाई हमारा जाना चाहता है तो मैंने उससे कहा कि देखो आप ये सारी चीज़ें करके अपनी प्रोफाइल बनाइए और naukri.com वगैरह वगैरह पे और जो भी अरबियन वेबसाइट हैं उस पर आप अपनी CV बना के रखिए यहाँ पे, ताकि आप वहाँ जब जाएं तो आपको समय ना लगे कि वहाँ बनाने बैठे हैं, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद देखिए रास्ते बहुत होते हैं, चीपेस्ट से चीपेस्ट आप अपने भाई दोस्त यार जिसके यहाँ भी आप रुकते हैं उसको रहने का इंतज़ाम हो जाए, उसको कहो भाई जो खर्चा होगा खाने का 2 वक्त रोटी का, नमक रोटी जो भी खिलाएगा, हम वहाँ घूमने ऐश करने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ अपनी जो है रोज़गार को तलाश करने जा रहे हैं। देखो ये वीडियो ना करने वाले के लिए है, फालतू लोगों के लिए नहीं है। जो लोग काम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को कुछ देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को कुछ बना करके देना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो देश तभी आएगा ना जब हम सब मिल करके जो है देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे। बेरोजगारी को तभी तो दूर कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जब सफल नागरिक तरक्की करेगा तभी देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सफल पॉलिटिशियन नहीं। तो हमको अपनी खुद के बारे में सोचना है। तो आपने वहाँ जा करके अपना 15 से 20 दिन रिलैक्स होके आप एक एक कंपनी में, दुबई में और जहाँ भी, सब इस वक्त मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, कतर में जहाँ पर 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप यहाँ से जाएंगे और आप सही, मतलब किसी भी दलाल किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं, बस इतना है वहाँ कोई आपका ऐसा दोस्त यार हो जो अच्छे बोझ में ही नहीं हो कि वो खुद ही बेचारा परेशान है, आप उसके पे बोझ बन गए, मतलब ऐसे लोगों का नंबर लेके जाइए जो वहाँ की लोकेशन, आना जाना और सारी चीज़ों को जानता हो, उसके पास जाएं, ठहरें। या नहीं है तो आप खुद से भी जा सकते हैं। मैं अकेले खुद ही जा रहा हूँ, मैं जाने की कोशिश पहली बार जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं तो घूमने की नीयत से भी जा रहा हूँ और मेरी नीयत और भी है, मैं उम्रा भी करने जाऊँगा। लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों को आगे की जो वीडियो बनाऊँगा फ्लाइट से ले कर के और देश में जो जाऊँगा मैं ब्लॉग बनाता रहूँगा, वहाँ जा कर के आपको कि क्या क्या करना है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बहुत मेरा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने चैनल पे, मेरा भाई अभी बिल्कुल कोई नाम नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को देखोगे, चैनल, जगह, चीज़, ये सब से नहीं मतलब है, मतलब हमारी बात है कि आपके दिल पर असर करती है, क्या आप सोचते हो। बहुत लंबा वीडियो बना रहा हूँ लेकिन इस पे हमने बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ और टू द पॉइंट बता रहा हूँ। फीफा वर्ल्ड कप का टिकट ले लीजिए, 8,000, 9,000, 10,000 जो भी पड़ा। ये चीपेस्ट फ्लाइट का आप देखिए, scanner.com पे जाइए और जो है एक वेबसाइट और याद कर लिए, booking.com, जहाँ से होटल आप सस्ते से सस्ता देखेंगे ना, उसमें आप फ़िल्टर लगाइए, महीना, डेट और सारी चीज़ें, आपको जो है सस्ते सस्ता किस डेट में फ़्लाइट मिल रही है आने जाने की टर्निंग। अभी हाल ही में मैंने देखा था तो 14,000 था, अब ये 16 भी हो सकता है। और एक बात और है, एक जगह से आप बार बार अगर टिकट बुक नहीं करते, दोबारा आपने सर्च किया ना, तो वो जो है उसका पैदा गरम जो है वो आपको 17,000 18,000 बना देगा, क्योंकि कुकीज़ वगैरह ऐसे सेट की हुई हैं। तो आप जो है ना एक बार जब सर्च करो, अगर आप दूसरे मोबाइल से सर्च करो या लैपटॉप से सर्च करो, ताकि जो है आपको वो कम से कम रेट में पहली बार में दिखाए आपको ना। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। या पर चल आपने अभी 14,000 देखा, फिर परसों आपने कहा नहीं अभी तो लेंगे नहीं, चलो 3 दिन बाद टिकट कराएंगे पैसा, तो आप जो है फिर वो 18,000 में मिलेगा। अरे यार क्या 14,000 का तो 18,000 में क्या, तो ये पैदा गैरस की वजह से होता है। तो आप पहले इंश्योर हो जाओ कि आपके पास ये क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। विदेशी जो आप करने जा रहे हो, लेन देन करने जा रहे हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड से ही लेगा। तो पासपोर्ट के अलावा, कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट के अलावा, CVs के अलावा, ठीक है, ईमेल ID के अलावा, ये 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ क्या हो गई, क्रेडिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड अगर नहीं है, क्योंकि विदेश में आप जो भी काम करने जा रहे हो
वो क्रेडिट कार्ड के आधार पे ही होगा। वो क्रेडिट कार्ड बना लिए, या ऑफ़र कंपनियां दिवाली के टाइम पे ऑफ़र आती हैं, आप चेक करिए। बहुत लोग कहते हैं यार ये फालतू का हमें कर्ज क्यों ले। मेरे भाई क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसके वजह से आप मुसीबत वक्त मुसीबत पे काम आ सकता है। तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आप बेरोजगार घूम रहे हो, है ना भाई। आप थोड़ा थोड़ा करके 5,000 रुपये रुके अपने घर का खर्चा खा रहे हो, पी रहे हो, उड़ा रहे हो, 1 लाख खर्च कर दे रहे हो। लेकिन आप 50,000 रुपये अपने ऊपर लगाओ और सही सोच करके लेके जाओ कि एक बार इन्वेस्ट करो कि हमें जाना है और जॉब लेकर के आना है। ये छोटी छोटी टिप्स मैं जो बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करो, तो आप जो है 50,000 को इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, बल्कि वो क्रेडिट कार्ड से आपका क्या होगा, क्रेडिट कार्ड से आपका किस्त में पैसा जाएगा, आपको तुरंत पैसा नहीं दोगा। आपका 1 लाख रुपए कंपनी कभी कभी 1,50,000 का आपको देती ही है क्रेडिट कार्ड ऑफर, और आप चेक करो, नहीं है तो उसका भी 1-2-3 बैंक से अपने मालूम करो। उसके बाद क्रेडिट कार्ड से आप जो है फीफा वर्ल्ड कप का टिकट लो, मिल रहा है अभी, तब तक है इसकी डेट, यानी 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक आप इसको जो है टिकट ले सकते हो, फ्री सेल में ले सकते हो, ले लो। उसके बाद ये समझ लो आपके पास आखिरी मौका, इस मतलब एक ये बता रहा हूँ विदेश में जाने का, 6 कंट्री में एटलीस्ट घूमने का, एक्सपीरियंस करने का, स्ट्रगल करने का, अपनी नज़रिए से दुनिया को समझने का आपको मौका मिलता है। तो आप 50,000 कोई बुरी चीज़ नहीं है। कैसे कि 50,000 इस दिन में आप खर्चा करेंगे, 10,000 टिकट का हो गया, और 18,000 से 20,000 आप मान लो आने जाने का टिकट हो गया, और 10,000 होटलिंग के आप पकड़ लो, सस्ते सस्ता जो हमने बताया booking.my.com पे आप जाओ। वहाँ पे ये नहीं कि आप 1,500 रुपये वाले पर डे, 300-400 रुपये वाले पर डे वाले भी आपको रूम मिलते हैं। वहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, उस जगह आप रहो 15 दिन 20 दिन का। और खाने का जो है आपको वहाँ किचन अवेलेबल होता है, अपना खुद वहाँ मकाला होता है, आप जाके नीचे से सामान लाओ, सस्ता और सिंपल ऐसा खाना बनाओ जो बीमार ना हो। मैं वहाँ ऐश करने नहीं गया हूँ। फिर अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने का प्लान यहाँ बना के जाओ, कॉपी पेन लेके नोट कर लो कि हमें इतने समय यहाँ रहना है, इतने समय उठना है, इतने समय जाना है, इतनी सारी चीज़ें खुद प्लान करो, ठीक है, किसी गाइड की ज़रूरत नहीं। फिर आप देखोगे कि आप 10 से 15 दिन में आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी, और भी परमानेंट वीज़ा वो कंपनी और वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा देगी आपके आवश्यकता के हिसाब से। आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, ड्राइविंग में, पेंटिंग में, कारपेंटिंग में, और होटल मैनेजमेंट में, ये सारी वैकेंसीज अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लोग नहीं मिल रहे हैं, वहाँ इतनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो जो लोग रोज़गार करने के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जाते हैं, वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। वो क्या करें, वो हम लोग वही थिंकिंग ना कि हम अपना कमा रहे हैं, हमारी फैमिली खुश है, दूसरे से क्या लेना देना। तो मेरे भाई ये सोच ही नहीं हमारे देश को, ये पीछे जो है हम लोग इधर पीछे हो रहे हैं। अगर हम ये सोच करते ना कि हमारे हम वहाँ है तो हम जरा सा सॉरी, तो अगर हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे तो वहाँ के जितने लोग भी हमारे भाई हैं, थोड़ा समय निकाल के अपने इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के जो भी वहाँ लोग हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल के अगर वो हेल्प करे ना हर एक भाई, तो किसी को भटकना नहीं पड़े। बट वही बात है ना कि लोग करना नहीं चाहते, और ये बहुत दूर की बात है। तो आप इसको छोड़ो, वो जब होगा, मेरी वीडियो देख के लोगों को समझ में आया नहीं आया, मैं वहाँ जाके मिलूँगा और अपील भी करूँगा वहाँ के लोगों से जो वहाँ काम करते हैं कि भाई आप लोग एटलीस्ट यहाँ रहते हो तो आप जो है उस पर सहयोग कर सकते हो अपने फैमिली के ज़रिए से, अपने लोगों के ज़रिए से। बहुत से यूट्यूबर हैं उनके ज़रिए से कि आप कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकते हो, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। आप कमा तो रही हो, साथ ही साथ अब उस देश की इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हो कि यहाँ पे ये जॉब निकली है, ये काम निकला है। आपका वो काम नहीं है, आप नहीं कहा दूसरे पेशे में, लेकिन दूसरा तो काम करना जानता है, आपकी इन्फॉर्मेशन से वहाँ पहुँच सकता है, तो उससे एक हौसला होगा। तो ये चीज़ पर, और ये कि हमारी देश की गवर्नमेंट भी जो है इस चीज़ पर फोकस कर सकती है। हम बहुत सारी ऐसे मंत्रालय हैं जो है जो वहाँ की इन्फॉर्मेशन जो वो सारी हैं लीगली, अगर इस पर काम हो तो जो हमारे देश से लोग वहाँ जाते हैं, एक बार आया था मुद्दा संसद में कि लोग वहाँ जाते हैं, ठगे जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, उनकी निगाह रखी जाए कि कोई ठगा ना जाए, कोई परेशानी हो तो यहाँ पर रिपोर्ट करे। तो खाली निगाह रखने से और परेशानी की रिपोर्ट करने से मेरे भाई ये खाना पूरी है। इससे अच्छा होता कि हम ऐसी जो है जहाँ हम देश विदेश से हम संबंध बनाते हैं, हम वहाँ की सरकारों से ऐसी डील करें कि हमारे जहाँ जो भी वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट जो चीज़ें आती हैं, पब्लिक खुद फेस करके वहाँ जा रही है, अगर दोनों सरकारें मिल करके जीटी की, जो अरब कंट्रीज़ की, इंडिया की, जितनी भी वहाँ की बेरोज़गारी निकलती है
वो इंडिया को ऑफिशियली शेयर करे और इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली उसको जो है इंडियन पब्लिक को जो भी जाना चाहे जा सके बगैर दीवार के हिंदू मुस्लिम के, तो फिर हमें और भी सहयोग मिलेगा। हम ऐसा चाहते हैं कि अगर आप अपने देश में नहीं कर सकते तो आप दूसरे के देश में जो इतनी वो है आज बेरोज़गारी है उसको आप कर सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो करिए, लेकिन आप नहीं करेंगे तो हमारा क्या है, हम कैसे करें? तो हमें ये खुद से कदम उठाना पड़ेगा। मैंने अपील किया है, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि कोई हमारी वीडियो को देखे और लोग जाने तो बहुत अच्छा रहेगा। विदेश मंत्रालय और इस पर जो भी, तो हमारी बेरोज़गारी दर भी कम होगी और हमारे देश के अंदर जो है रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा और फिर हम जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार करेंगे तो जीडीपी हमारी खुद ब खुद बढ़ेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम जाते हैं, हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे डालेंगे और आप बने रहिएगा। अगले 2 महीने तक हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके लिए ही सिर्फ बना रहे हैं, ताकि और देश के लिए, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप जो है समझ गए होंगे कि टिकट के आधार पे आपको जो है क्या होगा। पहले हाँ, मैं ये इस पर कंप्लीट कर देता हूँ। टिकट आप जब लेते हो तो टिकट पे लेने के बाद हैया कार्ड वो अप्लाई करता है। हैया कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हैया कार्ड के लिए आपके पास पासपोर्ट, ईमेल आईडी। तो अब लास्ट स्टेज पे आ गया है, क्लाइमेक्स पे आ गए हैं हम लोग कि हैया कार्ड जो है कैसे बनता है। हैया कार्ड एक वीज़ा है और वहाँ पे आपको जब टिकट मिल जाएगा, मैंने कहा कि 15 दिन है, आप अप्लाई कर सकते हैं, टिकट ले लें, तो आपका टोटल खर्च जो होगा वो 35,000 रुपये में आप आना जाना कर सकते हैं। उम्रा भी कर सकते हैं, वहाँ आप जॉब भी तलाश कर सकते हैं अपनी मनचाहा जो वहाँ है, खुद जा कर के, और घूम भी सकते हैं। तो तीनों चीज़ें इससे सस्ती नहीं होंगी। चीपेस्ट फ्लाइट का 2-3 वेबसाइट है, उस पर जाइए, और स्पाइस जेट है, या फिर आप जो है scanner.com पे जाइए, डाल के आप देखिए तो आपको मिल जाएगा। और तीसरा जो है booking.com पे आप होटल बुक कर लीजिए, ये चीज़। और जो हैया कार्ड अप्लाई हो गया, टिकट मिलेगा तो आपको हैया कार्ड मिल जाएगा, और हैया कार्ड मिल जाएगा तो उसके बाद आप एलिजिबल हो गए। आप वहाँ पूरे 6 कंट्री में आप घूम सकते हैं, जॉर्डन, यूएई, दुबई, ये सारी चीज़ें, और अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं आसानी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलीगल है, और आसानी से आप जो अभी गवर्नमेंट ने वहाँ के दे दिया है 2 महीना फीफा वर्ल्ड कप की वजह से। इससे पहले रशिया ने भी ऐसा किया था, 6 महीने की वैलिडिटी देती थी, वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। 1 लाख 1.5 लाख रुपये लग जाता है उम्रा करने में, बिजनेस के पॉइंट से जाने आने में। फिर ये 6 कंट्री टॉप रिचेस्ट कंट्रीज़ में आती है, तो वहाँ का आप एक्सपेरिमेंट करें, वहाँ अच्छे तरीके से समय बनाएं। ब्लॉग बनाने वालों के लिए बहुत अच्छा है, यूट्यूबरों के लिए बहुत अच्छा है, वो जाएं वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे देश के लिए लाएं। तो मैं इस कड़ी में मैं जा रहा हूँ खुद। आप लोगों को उम्मीद मैं इस वादे के साथ कि आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, पार्ट 1, पार्ट 2, 3 में, कैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, फुटबॉल मैच देखने तक का, कतर का सफ़र, यूएई का सफ़र, दुबई का सफ़र, जहाँ जहाँ मुझे जाने का टाइम मिलेगा, मेरे टाइम में कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। और वहाँ की नौकरी कैसे ली जाती है, कैसे मिलती है, क्या क्या करना पड़ता है, उसकी वीडियो जो बना के मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, और सही जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो भाई, आप लोग खुद सेल्फ डिपेंड होइए, सोशल मीडिया, यूट्यूब का सही इस्तेमाल करिए और सही जगह नॉलेज हासिल करिए। आपको मौका मिला है एक मोबाइल के ज़रिए से, आप हाई स्कूल इंटर किए हुए हैं, आप दिमाग लगाइए और थोड़ा हिम्मत करिए, और जो पॉजिटिव माइंड के साथ चलिए तो आपको काम मिलेगा। और अच्छे से आप 40-50 हज़ार रुपये आप ड्राइविंग के ज़रिए से, उसके ज़रिए से, किसी भी छोटी आप अपना कमा के अपनी फैमिली को संपन्न कर सकते हैं, परिवार को खुशी दे सकते हैं, माँ बाप को जो है सुकून दे सकते हैं। माँ बाप की दुआ के साथ आप चलेंगे, परिवार की खुशी के साथ चलेंगे, आपको ऊपर वाला भी, अल्लाह पाक भी जो है आपको साथ देगा। इसी बात के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और जो भी कमियाँ हैं, त्रुटियाँ रही हैं, या कोई भी ऐसा शब्द मैं किसी के लिए कह दिया तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग हमें प्यार दीजिए, हमारे ब्लॉग को, हमारे
इंफॉर्मेशन को आने वाले समय में देखिए, इस आप ना आइएगा कि बहुत HD और बहुत सारी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर, मैं एडिट ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं सिंपल सीधी मैं आपको ब्लॉग डाल रहा हूँ। आप अपने इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे लीजिएगा। है डिस्क्लेमर फिर भी बता रहा हूँ कि इसकी हमसे जो है व्हाट्सएप पे या सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बजाय आप इसको एक्सपर्ट से जा कर के खुद इसको यूट्यूब पे सर्च करें और फिर उसके बाद सारी चीज़ों मैंने बताया, हैया कार्ड, टिकट और पासपोर्ट, ये सारी जानकारी आप अपना काम करिए। आप जो है आसानी से आप अपने जीवन यापन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दिल से आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, देश को आगे बढ़ाने में जो है सहयोग देते रहें, और आप लोग जो है इसी तरह से मुस्कुराते रहें, खुश रहें जीवन में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ थोड़ी सी हौसला अफजाई करें। धन्यवाद, थैंक यू।